हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में लेकर के आए हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट में जो एक्सरसाइज 9.2 पढ़ा रहे थे उसके लास्ट के दो क्वेश्चन बचे थे। देखिए लास्ट के दोनों क्वेश्चन बताएंगे और जो एग्जाम्पल बचे थे वो भी बताएंगे, क्योंकि हमने पहले भी बोला है हो सकता है कुछ बच्चों के पास ये बुक हो, कुछ बच्चों के पास ये बुक ना हो, लेकिन हमने हर वीडियो में बोला कि आप ये मत सोचें कि हमारे पास बुक नहीं। आप देखिए क्वेश्चन जो हैं वो आपकी ही बुक में भी होंगे, एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में मिला करके होंगे और कॉन्सेप्ट आप समझिए, ठीक। और आप अगर पूरा पढ़ते हैं, पूरा रिवीजन करते हैं तो चांसेस है कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक। जो लोग चैनल पर पहली बार आए या वीडियो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले समय में कंपटीशन तक की वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आप पढ़ करके आप देखिए, आपको लगे कि नहीं आपको समझाने का 100% प्रयास किया तो आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा, लाइक कमेंट्स तो ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 बताना था। अब आप सोच रहे हो कि हमारे पास बुक नहीं तो हमें कैसे पता होगा कि 12 क्या है। देखिए तो हमने पहले ही एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में दिखाए थे। हमने कहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर शीट भी दिखाई थी, और फिर भी हम पढ़ेंगे भी कि 12 में है क्या। देखिए 12 में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए एक दी हुई भुजा को कर्ण मानकर। देखिए हमने आपको बताया है कि मैक्सिमा मिनिमा या उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में जो चीज़ दी है उसको एज ए कांस्टेंट बिहेव करना है, जो चीज़ दी है उसको एज ए कांस्टेंट बिहेव करना है। और हमने आपको इतने वीडियो बना करके 10, 11, 12 वीडियो हो गए, उनमें बताया है कि दिया क्यों होता है। दिया इसलिए होता है कि जो फलन होता है, जिस फलन का हमें अवकलन करना होता है उसको एक चर में बदलना होता है। जो फलन होता है ना, फलन मतलब जिसका हमें अवकलन करना होता है उसको एक चर में जब बदलना होता है, तो एक चर में बदलने के लिए जो दिया है ना उसी की हेल्प लेते हैं, उसी की मदद लेते हैं। तो इसमें दिया क्या है, कर्ण। तो कर्ण को एज ए कांस्टेंट समझना। कहा है दी हुई भुजा को कर्ण मानकर समकोण त्रिभुज बनाने पर क्षेत्रफल उच्चिष्ट होगा यदि दोनों भुजाएं बराबर हों। अब आपको बता दें, देखिए इसमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको उच्चिष्ट सिद्ध करना है, और शेष दोनों भुजाएं मतलब समझते हो, लंब और आधार, उनको बराबर भी सिद्ध करना है। और दिया क्या है यहाँ पर, कर्ण दिया गया है। दिया क्या है यहाँ पर, कर्ण। फिर से समझ लो आप, बहुत अच्छा सवाल है। इसको दो तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं, दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। देखिएगा तो क्या इसमें दिया क्या है, कर्ण दिया है, तो जो दिया है वो तो एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, जो दिया है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या सिद्ध करना है, उच्चिष्ट सिद्ध करना। उच्चिष्ट दो तरीके से सवाल लग जाएगा, लेकिन जो सरल तरीका है वो बताएंगे। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को उच्चिष्ट सिद्ध करना है, और शेष दोनों भुजाएं क्या बचेंगी, लंब और आधार, उनको बराबर भी सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, देखिए फिगर बनाते हैं। ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC। इसमें क्या दिया, ये कर्ण दिया है, कर्ण। चलो मान लो कर्ण की लंबाई L है। मान लिया कि एक कर्ण की लंबाई कितनी है, L। कर्ण की लंबाई कितनी है, L। तो ये L दिया गया है, कर्ण की लंबाई L है। अब ये L दिया है, और हमने आपको बताया कि उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में जो चीज़ दी गई है उसको एज ए कांस्टेंट बिहेव करना है। तो ये L दिया गया है, L दिया है मतलब कर्ण की लंबाई दी। हमें देखिए यहाँ पर फलन कौन है, फलन वो होता है जिसके लिए उच्चिष्ट बोला जाए या निम्निष्ट बोला जाए। यहाँ पर बोला गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होगा। एक एक स्टेप को समझिए, जब एक एक स्टेप को समझेंगे तो सवाल कठिन नहीं लगेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर फलन कौन है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही फलन होगा। उस क्षेत्रफल को उच्चिष्ट सिद्ध करना है, और शेष दोनों भुजाओं को, शेष मतलब कर्ण तो दिया गया है, शेष दोनों भुजाएं लंब और आधार बची, इनको बराबर भी सिद्ध करना है। तो यहाँ पर फलन कौन है, क्षेत्रफल। तो पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल इसमें दिया नहीं गया। क्षेत्रफल क्यों फलन है, क्योंकि क्षेत्रफल को उच्चिष्ट बोला गया। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
1/2 आधार इंटू लंब, आधार इंटू ऊंचाई बोल दो चाहे आधार इंटू लंब। अब देखिए हमने क्या बोला था, एक एक स्टेप समझिए। आधार इंटू लंब, आधार इंटू ऊंचाई। तो अभी ना तो हमें आधार पता है और ना ही ये लंब पता है, ये भी दोनों चीज़ें नहीं पता है। ना तो हमें ये आधार पता है और ना ही ऊंचाई पता है, ऊंचाई मतलब लंब पता है। तो पहले हम लोग ये आधार और ऊंचाई ये भी दोनों चीज़ें निकालेंगे। कैसे, देखिए इस कोण को मान लो थीटा, मान लिया गया थीटा। तो अब देखो त्रिभुज ABC में पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया बहुत ढंग से कि आधार निकालेंगे और लंब निकालेंगे, तब निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिएगा तो कैसे, त्रिभुज ABC में साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब, लंब मतलब AB बटे कर्ण L। तो AB बराबर आ जाएगा L साइन थीटा। देखिए AB बराबर, ये सब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें लंब और आधार निकालना है। लंब और आधार क्यों निकालना है, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होगा, 1/2 आधार इंटू लंब या आधार इंटू ऊंचाई कह सकते हैं। अब देखिए इसी त्रिभुज में कास थीटा, कास थीटा बराबर आधार BC बटे कर्ण L। तो यहाँ से BC बराबर आएगा L कास थीटा, ये आया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू लंब या आधार इंटू ऊंचाई। देखिए क्षेत्रफल को हम लोग एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल को हम लोग एरिया बोलते हैं। तो ए से लिख दें, एरिया मतलब ए। आधार, आधार कौन है, BC, BC मतलब ये L कास थीटा। लंब, लंब मतलब ये ऊंचाई AB, L साइन थीटा। देखिए तो ये हो जाएगा एरिया बराबर 1/2 L स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा। L इंटू L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, L इंटू L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। देखिए एरिया बराबर 1/2 L स्क्वायर। इसमें एक काम करो करते हैं, 2 का गुणा इसमें कर दें, 2 से भाग कर दें तो सूत्र बन जाएगा। 2 का इसमें गुणा कर दें, 2 का भाग कर दें। ऐसे देखिए ये 2 का गुणा कर दिया, 2 साइन थीटा कास थीटा। देखिए ये 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। देखो ये 2 से गुणा ये 2 से भाग, ये 2 से गुणा ये 2 से भाग, ये सूत्र बनाने के लिए। क्योंकि देखिए 2 साइन थीटा कास थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा का। देखिएगा तो हो जाएगा एरिया बराबर 1/2 दूनी 4 L स्क्वायर, ये बन गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। 2 का गुणा 2 से भाग क्यों किया गया, सूत्र बनाने के लिए। किसका सूत्र बन गया, 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा का। अब अवकलन कर दिया जाए थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। देखिए dA अपान d थीटा, 1/4 L स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। अब आप सोच रहे होगे क्यों कांस्टेंट है, 1/4 तो कांस्टेंट है। L हमने अभी बताया था कि उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में, पिछले भी सवालों में बता करके आए कि उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में जो चीज़ दी जाए उसको एज ए कांस्टेंट बिहेव करना है। तो ये L क्या था, कर्ण, और कर्ण दिया है, उसमें लिखा हुआ दिया हुआ कर्ण, दी हुई भुजा या इसे कुछ लिखा है। हाँ कहा गया है कि दी हुई भुजा को कर्ण मानकर, दी हुई भुजा को कर्ण मानकर, और जो दिया जाए उसको कांस्टेंट ही समझना है। तो L क्या है यहाँ पर, कर्ण, और इसको क्या समझना है, कांस्टेंट। L यहाँ पर कर्ण है और कर्ण को क्या समझना है, कांस्टेंट। तो L कांस्टेंट। साइन 2 थीटा का अवकलन देखिए, इसका आएगा कास 2 थीटा और फिर 2 थीटा का साइन 2 थीटा का अवकलन कास 2 थीटा, 2 थीटा का 2 आएगा, 2 से 1 कट जाएगा, यहाँ 2। तो dA अपान d थीटा 1/2 L स्क्वायर कास 2 थीटा। यहाँ लिखेंगे उच्चिष्ट
एवं निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dA/d थीटा इक्वल टू 0। देखिए इसको 0 करेंगे, 1/2 L स्क्वायर cos 2 थीटा बराबर 0। तो L स्क्वायर, L तो दिया है 0 होगा नहीं, 1/2 2 का 0 मल्टीप्लाई कर देंगे। मेन चीज़ क्यों 0 हो जाएगा, cos 2 थीटा बराबर 0, cos 2 थीटा बराबर 0। अब देखिए तो cos में 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 90 की। cos 2 थीटा बराबर 0, cos में 0 कौन होता है, 90। देखिए तो 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 45 डिग्री, 45 मतलब रेडियन में π/4। अब देखो इसका दोबारा अवकलन करेंगे, इसका d2a/d थीटा 2 दोबारा अवकलन करेंगे, d2a/d थीटा 2। देखिएगा 1/2 L स्क्वायर cos 2 थीटा का अवकलन माइनस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो 2 आएगा। cos 2 थीटा का अवकलन माइनस sin 2 थीटा, 2 थीटा का 2, 2 से 2 कैंसिल, d2a/d थीटा 2 माइनस L स्क्वायर sin 2 थीटा। अब देखिए किस पर चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे ना, थीटा इक्वल टू π/4 हो जाएगा L स्क्वायर साइन। देखिए जब थीटा की जगह π/4 रखेंगे, π/4 और 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो π/2 आएगा। तो d2a/d थीटा 2, यहाँ पर थीटा की जगह π/4 रखेंगे, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, π/2, π/2 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, ये 1 हो जाएगा तो माइनस L स्क्वायर। तो माइनस का आया ना, देखिए माइनस का आया तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि क्षेत्रफल उच्चिष्ट है, अतः क्षेत्रफल उच्चिष्ट है। एक चीज़ पता चल गई, क्षेत्रफल उच्चिष्ट है। अब देखिए अभी ये भी बताएं कि शेष दोनों सिद्ध करना है कि शेष दोनों भुजाएं बराबर हैं, लंब और आधार को बराबर भी सिद्ध करना है। देखिए ये लंब है, ये आधार, इनको बराबर सिद्ध करना है। देखना ए बी कितना है, L साइन थीटा, L साइन थीटा की जगह है यही 45 डिग्री, तो ये देखिए साइन थीटा, तो ये साइन 45 का मान 1/√2, तो ये आया L/√2। अब ये देखो BC L cos थीटा, L cos थीटा की जगह 45 डिग्री, थीटा की जगह 45 डिग्री, cos 45 का मान भी 1/√2। देखिए तो शेष दोनों भुजाएं, मतलब शेष दोनों भुजाएं AB और BC ये भी बराबर है। AB की वैल्यू कितनी है, L/√2, और BC की भी L/√2। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसके बाद में एक्सरसाइज का लास्ट वाला, ये तो मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो भी बताना है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इसके लास्ट वाला समझना है। देखिए 13 नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन हर बुक में होंगे। मैं गारंटी लेता हूँ आपके पास भी जो भी बुक होगी इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर होगा। और इस सारे क्वेश्चन हमने वीडियो में दिखाए थे, फिर भी हम आपको पढ़ के बता रहे क्या है 13 नंबर। देखिए 13 नंबर में है, किसी समलंब चतुर्भुज की 3 भुजाएं आपस में बराबर हैं। समलंब चतुर्भुज है, उसकी 3 भुजाएं आपस में बराबर हैं और प्रत्येक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। मतलब एक समलंब चतुर्भुज है, उसकी 3 भुजाएं लंबाई में बराबर हैं, और लंबाई में बराबर होने के साथ साथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो कहा गया समलंब चतुर्भुज का उच्चिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसमें भी 2 चीज़ें सिद्ध करना है, एक तो क्षेत्रफल को उच्चिष्ट सिद्ध करना है और उसका उच्चिष्ट मान भी निकालना है। देखिए ज़रा समलंब कैसे बनता है, देखिएगा ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
13 नंबर है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज यहाँ से समाप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल के कुछ बच्चे क्वेश्चन बताएंगे। हमने पहले बोला था कि हमारा चैनल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, कोशिश करते हैं आपको 100% पढ़ाएं। देखिए तो ऐसे देखिएगा ज़रा गौर से, एक समलंब चतुर्भुज है, इस टाइप से बनता है समलंब। ये और ये भुजा हमेशा समांतर होती है समलंब में, ABCD। मतलब देखो अगर देखा जाए तो AB भुजा जो है वो DC के समांतर, मतलब समलंब चतुर्भुज की एक खासियत होती है। दो जैसे चार भुजाएं होती हैं तो चार भुजाओं में से अपोजिट मतलब आमने सामने भुजाओं का एक जोड़ा या सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर और एक असमांतर होता है। देखो AB DC के समांतर है और AD BC असमांतर है। सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, एक असमांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का जो एक जोड़ा है वो समांतर होता है और एक जोड़ा कैसा होता है, असमांतर। इसमें देखिए तीन भुजाएं बराबर हैं। इसमें बोला गया सवाल में, वैसे होता नहीं है, ये कोई खासियत नहीं, लेकिन जब बोला गया तो फिर होगा। तो इसकी तीन भुजाएं बराबर हैं, तीन भुजाएं। जैसे ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा भी 6 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए तो आपको बता दें क्षेत्रफल, देखो समलंब का क्षेत्रफल या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? देखिए ये होता है 1/2 समांतर। ये शायद चैप्टर शुरू होने से पहले भी बताया था, उच्चिष्ट नहीं, ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले भी ये सूत्र बताए थे। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कह दें या कह दें समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मतलब AC और DC का योग, समांतर भुजाओं का योग मतलब AB और DC का योगफल, AB और DC का योगफल। ये हुआ समांतर भुजाओं का योग। और ऊंचाई, ऊंचाई कह दें या कह दें समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। देखिए समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब ये दूरी, ये दूरी, चाहे आप ऐसे कह दो, ये दूरी, ये लंब होगा, ये भी लंब होगा। इसको मान लो M, इसको मान लो N, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए तो 1/2 समांतर, ऐसा सवाल बहुत ज़रूरी समझना। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मतलब AB का योग और DC का योगफल हो जाएगा। फिर ऊंचाई, ऊंचाई भी कह सकते हैं, चाहे यहाँ पर ऊंचाई की जगह लिख दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब ये DM या CN, या ऊंचाई भी यही DM CN। अब देखिए, अब जैसे समांतर भुजाओं का योग लेना है, मेरी बात समझना। तो समांतर भुजाओं के योग में DC तो पता है 6। अच्छा देखिए ये DC कितना है, 6, तो ये MN भी 6 हो जाएगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये MN भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये ऐसे आयत बन जाएगा ना, आयत बन जाएगा। और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए DC कितना है, 6, तो ये MN भी कितना होगा, 6। ये DC 6 है तो ये MN भी 6 होगा, DC 6 है तो ये MN भी 6 होगा, ये भी 6 और ये भी 6। अब समांतर भुजाओं के योग में, इसी को पहले समझना है, समांतर भुजाओं के योग में हमें AB चाहिए और DC चाहिए। तो DC पूरा पूरा कितना है, 6, लेकिन AB नहीं पता है। क्यों, समझिएगा, चित्र से देखना। देखिए AB का मतलब ये 6 है, इस 6 में ये AM जोड़ दें और ये BN जोड़ दें। जैसे ये 6 है, क्योंकि समांतर भुजाओं का जब योग करना है तो समांतर भुजाओं का योग कौन आएगा, AB और प्लस DC। तो DC हमें कितना है, 6 है, ऐसे समझिए। DC कितना है, 6। अब देखिए AB कैसे आएगा, अब AB कैसे आएगा समझना ज़रा। देखो AB
ये तो 6 है, 6 में अगर ये AM जोड़ दें और ये BN जोड़ दें तब AB आएगा। देखो एक एक स्टेप समझा रहे हैं, अभी इसको साफ कर देंगे तो समझाने के लिए लिखा है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग मतलब AB और प्लस DC, तो AB प्लस DC मतलब 6। अब AB कैसे निकालेंगे? AB में इतना तो 6 है, इसी के बराबर है हो जाएगा, क्योंकि आयत बन जाएगा, आमने सामने भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये तो 6 हो जाएगा। अच्छा ये DM है और ये CN है। अगर आपसे कोई कह दे, पहले समझना, अगर आपसे कोई कह दे कि ये DM और ये CN ये क्यों बराबर होंगी, तो भैया जैसे दो भुजाएं ये समांतर हैं, चाहे ये दूरी लो चाहे ये दूरी लो, ये दूरी लो, समांतर को आप तोड़ के समझो तो क्या होगा? समांतर का मतलब है हो गया, देखिए समान प्लस अंतर। अगर मान लो ये अंतर 4 है तो ये भी अंतर 4 होगा, ये भी अंतर कितना होगा? 4। समांतर का मतलब है क्या हो जाएगा? समान धन अंतर, मतलब समांतर भुजाओं के बीच जो अंतर है, जो गैप है, वो कैसा होगा? समान होगा, तभी तो समांतर भुजाएं हैं। तभी वो भुजाएं कैसी हैं? देखिए समांतर भुजाएं हैं। तो समांतर भुजाएं हैं तो ये DM और ये CN तो बराबर होंगे, ठीक, और ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये तो आयत बन गया। अब हमें बात कहाँ पर रुक रही कि हमें क्या निकालना है? AB। AB कैसे निकालेंगे? इतना तो ये 6 है, 6 में अगर ये AM जोड़ दें और ये BN जोड़ दें तो ये AB बन जाएगा। अब देखिए तो AM और ये BN जोड़ तो तब दें जब हमें इनकी वैल्यू पता हो, इनका मान पता हो। एक एक चीज़ को गौर से समझना है। देखिए कितना ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छा सवाल है। तो AB में से AB निकालने के लिए 6 हो गया, 6 में ये AM जोड़ दें, ये BN जोड़ दें तो पूरी AB निकल आएगी, और जब पूरी AB निकल आएगी तो यहाँ पर AB रख देंगे और DC की लंबाई कितनी? 6, तो बन जाएगा समांतर भुजाओं का योग। अब बचेगा ऊंचाई। अभी देखिएगा तो ऊंचाई में DM निकाल लो चाहे CN निकाल लो, दोनों बराबर होंगी, कोई एक निकाल लो, चाहे तो DM निकाल लो चाहे तो CN निकाल लो, चाहे DM निकाल लो चाहे CN निकाल लो, चाहे DM और चाहे CN, तो ये ऊंचाई आ जाएगी, ये ऊंचाई निकल आएगी। अब आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं, ये जो AM है और जो BN है ये भी आपस में बराबर होंगे। जो AM है और BN है ये भी आपस में बराबर होंगी, ये AM और BN बराबर होंगी। अब मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया क्यों बराबर होंगी, एक एक देखिए, एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझा रहे, इसलिए सवाल में समय लगता है, बस समझ में आना चाहिए। हमने क्या होता है 100% कोशिश करते हैं समझाने की। AM और BN क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए AM और BN बराबर होंगे। अगर मान लीजिए पूछ ले कोई कैसे सर्वांग सम है, तो देखो ये 6 है, ये भी 6 है, DM किसके बराबर होगा? CN के। अभी बताया था ऊंचाई, समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है, समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है उनका नाम है समान धन अंतर, वो बराबर है होता है। तो ये 6 है और ये भी 6 है, DM किसके बराबर? CN के, ठीक। ये 90 और ये 90, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। अगर कोई पूछ ले कौन सी सर्वांग समता है, तो समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता। समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता को बोलते थे RHS। RHS का मतलब राइट एंगल, 90 वाला कोण, H हाइपोटेनियस कर्ण, S एक साइड और एक और भुजा, कर्ण बराबर हो, 90 वाला कोण बराबर हो, और S मतलब एक साइड, एक भुजा और बराबर हो। अब वो एक भुजा में लंब भी हो सकती है, आधार भी हो सकती है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS सर्वांग समता। अगर हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता, समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता। तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम, क्योंकि 6 बराबर 6, DM बराबर CN, और ये 90 और ये भी 90। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो AM भी BN के बराबर हो जाएगा, AM भी BN के बराबर हो जाएगा। ये जो AM है ये BN के बराबर हो जाएगा। तो जैसे मान लो आपने AM निकाल लिया, AM मान लो x है तो BN भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अगर AM x है तो BN भी x हो जाएगा, तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, और 6 में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। तो अब समझिएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? AM निकाल लें, जितना AM होगा उतना BN होगा,
और AM और BN को 6 में जोड़ दें, 6 में AM BN जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, AB बन जाएगा। फिर AB और 6 को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, समांतर भुजाओं का योग, और ये ऊंचाई भी निकालनी पड़ेगी DM या CN। अब देखिए सवाल की शुरुआत करते हैं, तोड़ तोड़ के समझा दिया। आते हैं सवाल पर, देखिए तो ये सब निकालने के लिए इस कोण को मान लो थीटा, ये सब निकालने के लिए कोण को मान लिया थीटा। ये जो अभी बताया AM BN और ऊंचाई, AM BN और ऊंचाई निकालने के लिए इसको मान लिया थीटा। अब देखिए त्रिभुज AMD में इसमें पहले ले लें cos थीटा। cos थीटा बराबर होगा आधार AM बटे कर्ण 6, AM बराबर होगा 6 cos थीटा। AM कितना हुआ, 6 cos थीटा, और जितना AM है उतने BN होगा, अभी बताया आपको इधर, जितना AM है उतने BN होगा। देखिए तो AM की वैल्यू कितनी आ गई, 6 cos थीटा, मतलब BN की वैल्यू भी कितनी होगी, 6 cos थीटा। और ये जब AM और ये BN इस 6 में जोड़ देंगे तो पूरी भुजा AB बन जाएगी। चलिए आगे देखिए ज़रा। अब इसी त्रिभुज में sin थीटा ले लो, तो sin थीटा बराबर लंब मतलब DM बटे कर्ण कितना है, 6, तो DM कितना हुआ, देखो 6 sin थीटा। अब देखिए AB निकाल लो, AB कैसे निकालोगे, 6 प्लस AM और प्लस BN, तो AB बराबर देखो 6, AM कितना है 6 cos थीटा, और BN भी कितना है 6 cos थीटा। देखिए इधर, तो AB कितना हो जाएगा, 6 प्लस 12 cos थीटा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल देखो, एरिया बराबर 1/2, एरिया बराबर 1/2, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मतलब AB, और AB मतलब यही 6 प्लस 12 cos थीटा, AB प्लस DC मतलब 6। ये देखिए समांतर भुजाओं का योग हो गया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ऊंचाई मतलब DM, मतलब ये 6 sin थीटा, ये हुआ 6 sin थीटा। देखिए तो एरिया बराबर 1/2, 6 प्लस 6 12 प्लस 12 cos थीटा इंटू 6 sin थीटा। देखिए 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ आएगा 3। अब देखना ज़रा, पहले देखो इससे 12 कामन कर लेंगे, 12 कामन कर लेंगे तो 12 का गुणा 3 में हो जाएगा, 12 कामन कर लेंगे 12 का गुणा 3 में, तो 12 3 36, और 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। 12 कामन कर लेंगे तो 12 3 36, 12 कामन तो यहाँ 1 प्लस cos थीटा और ये साइन थीटा, और 12 जो कामन होगा उसका 3 में गुणा तो 36। अब देखिए अवकलन करते हैं, ये पहला फलन और ये दूसरा फलन, dA/d थीटा, 36 तो लिखा रहेगा। देखिए 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। देखिए पहला फलन 1 प्लस cos थीटा, दूसरे का अवकलन साइन थीटा का अवकलन कितना आएगा, cos थीटा, प्लस दूसरा फलन मतलब साइन थीटा, प्लस दूसरा फलन मतलब साइन थीटा। देखिए पहला फलन लिखा रहा, दूसरे का अवकलन किया, साइन थीटा का अवकलन किया cos थीटा। अब ये दूसरा फलन लिखा रहेगा, पहले का अवकलन 1 प्लस cos थीटा का अवकलन, 1 प्लस cos थीटा, 1 का 0, cos थीटा का आएगा माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा dA/d थीटा
36 कास थीटा का 1 में गुणा कास थीटा का कास थीटा में गुणा कास स्क्वायर थीटा, और ये माइनस प्लस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये हो जाएगा dA/d थीटा बराबर 36 कास थीटा। देखिए कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कास 2 थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब लिखोगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए क्या करेंगे, देखो dA/d थीटा बराबर 0, तो इसको 0 के बराबर करेंगे। 36 कास थीटा प्लस कास 2 थीटा बराबर 0। देखो तो कास थीटा प्लस कास 2 थीटा बराबर 0, इसको उधर कर दो। देखो तो कास 2 थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कास थीटा, माइनस कास थीटा। देखिए तो कास 2 थीटा बराबर माइनस कास थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो कास 180 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए पता है पिछले क्वेश्चन में एक आदमी फिर बताया गया था, और टेग्नामेट्री में भी, फर्स्ट ईयर क्लास की टेग्नामेट्री भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है। कास 180 माइनस थीटा होता है माइनस कास थीटा, मतलब जहाँ पर समझिएगा, मतलब जहाँ पर माइनस कास थीटा है, जहाँ पर माइनस कास थीटा है वहाँ पर लिख सकते हो कास 180 माइनस थीटा, तो माइनस कास थीटा को कास 180 माइनस थीटा। अब देखिए अब इसके बाद तुलना करेंगे तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब देखिए ये माइनस थीटा इधर आएगा तो यहाँ 3 थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा इधर आएगा तो 3 थीटा। 180 थीटा बराबर आया 60। देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे। देखिए d2a/d थीटा 2, इसका दोबारा अवकलन देखो 36 कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, और कास 2 थीटा का अवकलन माइनस साइन 2 थीटा। देखिए कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, कास 2 थीटा का अवकलन माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करेंगे तो 2 आएगा। किस पर चेक करेंगे, थीटा बराबर 60, या इसी को लिखेंगे π/3, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री या π/3 पर। देखो तो 36 माइनस साइन हो जाएगा π/3 माइनस 2 साइन हो जाएगा 2π/3। देखो d2a/d थीटा 2 बराबर 36 π/3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2, ये हो जाएगा 120, साइन 120 का मान साइन 90 प्लस 30 कास 30, वो भी √3/2, वो भी √3/2 ही होगा, √3/2। देखो ये 2 तो लिखा रहेगा, ये 2 लिखा रहेगा और √3/2, तो आएगा 36, ये आएगा -3 √3/2, माइनस 2 एलसीएम कर लेंगे तो माइनस का √3 माइनस का 2 √3 माइनस का 3 √3, 2 से इसको काट दो 18। अब देखो d2a/d थीटा 2 हो जाएगा 18 तिरका 54 √3, कुल मिला के कैसा आया, माइनस का, निगेटिव आया। अतः समलंब का क्षेत्रफल उच्चिष्ट है। देखिए अतः समलंब का क्षेत्रफल उच्चिष्ट है। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, क्षेत्रफल उच्चिष्ट है तो क्षेत्रफल का उच्चिष्ट मान भी बताना है। देखिए
क्षेत्रफल का उच्चिष्ट मान। क्षेत्रफल का उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल कहाँ था? ये है, देखिए क्षेत्रफल। यहाँ से अवकलन करना शुरू किया था, यहाँ से अवकलन करना शुरू किया था। ये है क्षेत्रफल, इसका उच्चिष्ट मान भी बताना है। देखो कैसे निकालेंगे उच्चिष्ट मान। एरिया बराबर 36 1 प्लस कास थीटा, थीटा की जगह 60, थीटा की जगह 60, फिर साइन थीटा, थीटा की जगह 60। देखिए यह आएगा 36 1 प्लस कास 60 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। देखो इसको एलसीएम लेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2 और √3/2। देखो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 36 को कैंसिल कर दो, ये हुआ 4, 4 से 36 को कैंसिल करेंगे 9 आएगा, 9 तिरका 27, 27 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया समलंब का, मतलब समलंब के क्षेत्रफल का उच्चिष्ट मान निकल आया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यही आ रहा है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एक्सरसाइज यहाँ से समाप्त होती है, अब इसके बाद एग्जाम्पल बताने वाले हैं, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ एग्जाम्पल देखिए बता चुके थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ एग्जाम्पल बता चुके थे, ये शायद एग्जाम्पल बताना था चौथा, 3 बता चुके थे। 3 एग्जाम्पल आपके हो गए थे। चौथा जो है 2001, 2009, 2013, 2018 में पूछा गया है। देखिए सारे एग्जाम्पल कराएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। ये कितनी बार आया बोर्ड में? 2001 में आया है, 2009 में आया है, 2013 में आया है, 2018 में आया है, और भी हो सकता है आगे आया हो या आ जाए। पढ़ रहे हैं समझिएगा। और ये हम कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल हर बुक में होगा, चाहे आपकी बुक में, चाहे एग्जाम्पल में ही हो, चाहे एक्सरसाइज में। कहा गया सिद्ध कीजिए दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ। देखिए अब दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ, तो क्या दिया गया? संपूर्ण पृष्ठ। जो दिया जाए, आपको 2 3 4 वीडियो से समझाते चले आ रहे कि जो दिया जाए उसको आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में एज ए कांस्टेंट ही मानना है। तो कहा गया दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ तथा महत्तम आयतन के लंबवती बेलन। इस बार बेलन है, इस बार है क्या? बेलन। आप सवाल को लिख भी सकते हो, या आप अपनी किताब खोल करके रखिए, आगे पीछे पन्ना पलटिए, सेम यही सवाल आपकी बुक में होगा, ज़रूर होगा, चाहे वो एक्सरसाइज में हो चाहे एग्जाम्पल में। तो इस बार बेलन है, और बेलन का क्या दिया गया है? कहा गया दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ, मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया। हमने बताया था दिया क्यों होता है, क्योंकि जब हम अवकलन करते हैं ना फलन का, तो उसको एक चर में बदलना होता है। जब एक चर में बदलना होता है तो ये जो चीज़ें दी होती हैं इसी की सहायता लेकर के ही बदलते हैं। तो कहा गया दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ तथा महत्तम आयतन के बेलन। तो इस बार महत्तम शब्द किसको बोला गया है? आयतन को। किसका आयतन? बेलन का। तो यहाँ पर फलन कौन हुआ? जिसको महत्तम, जिसको अधिकतम, उच्चतम, निम्नतम, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, ये शब्द जिसके लिए लगाते हैं वही फलन है। तो महत्तम शब्द किसके लिए लगाया गया? आयतन के लिए। तो यहाँ पर जो बेलन का आयतन है वो फलन है। महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी। तो देखिए इस सवाल में 2 चीज़ें सिद्ध करनी है। बेलन का जो आयतन है उसको महत्तम सिद्ध करना है, और बेलन की जो ऊंचाई है उसको व्यास के बराबर सिद्ध करना है। अब ये सवाल आपकी किताब में भी होगा। सवाल पूरा क्या है? कहा गया दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ
तथा महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई, महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होगी। अगर जैसे आपके पास सवाल नहीं भी तो हमने इतनी बार बोला कि आप लिख सकते हो, आप समझ भी गए होगे सवाल में क्या। एक बेलन है, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो दिया है। अब सिद्ध क्या करना है कि जो बेलन का आयतन है वो महत्तम होगा और बेलन की जो ऊंचाई है वो व्यास के बराबर होगी। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये बेलन है, ये इसकी ऊंचाई, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या मान लो r, ये इसकी ऊंचाई मान लो h। दो चीज़ें सिद्ध करनी है, आयतन को महत्तम सिद्ध करना है और ऊंचाई को व्यास के बराबर। दिया क्या है, देखिए में दिया है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ s बराबर क्या होता है, 2 पाई r h प्लस r, ये होता है। या s बराबर 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये तो दिया है, देखिए 2 पाई r h प्लस r, ये दिया है। r का अंदर गुणा कर दिया तो 2 पाई r का, तो 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए आयतन, आयतन की बात की जाए, आयतन हो जाएगा v बराबर पाई r स्क्वायर h। देखिए v बराबर पाई r स्क्वायर, इसी को महत्तम सिद्ध करना है, मतलब यही फलन है, तो इसका अवकलन करेंगे। और आपको इतने सवाल हमने बताए हैं कि आपको रट गया होगा कि अभी अवकलन नहीं करेंगे। अभी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए दो चर हैं, एक r है और एक h है, तो इसको एक ही चर में बदल लें। अगर ये पूरा r में बदल लें तो अवकलन r के सापेक्ष, अगर ये पूरा h में बदल लें तो अवकलन h के सापेक्ष। अब बदलेंगे कहाँ से, जो दिया होता है उसी की मदद लेकर बदलते हैं। दिया कौन है, संपूर्ण पृष्ठ s बराबर, तो ये समीकरण 1 दिया है, तो समीकरण 1 की हेल्प लेकर के, इसकी सहायता लेकर के इस पूरे को या तो r में बदल लें या तो h में बदल लें। तो देखिए, तो समीकरण 1 से अब देखिएगा, तो यहाँ से h का मान रख दो, यहाँ से h का मान यहाँ पर रख दो, यहाँ से h का मान यहाँ। कैसे, देखो इधर s बराबर कितना है, 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर। देखो तो s ये इधर ले आओ, s माइनस पाई r स्क्वायर 2 पाई r h। अब देखो s माइनस 2 पाई r स्क्वायर है, 2 पाई r स्क्वायर, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, ये अपान में आएगा 2 पाई r। ये किसकी वैल्यू आएगी, h की। देखिए h की ये वैल्यू यहाँ रख दो, पाई r स्क्वायर। h की जगह देखो कितना, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपान 2 पाई r, ये आएगा। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, v बराबर ये 1/2। देखिएगा, देखिए ये जो r बचा इस r का अंदर गुणा करा दो, इस r का अंदर गुणा करा दो। सवाल बहुत कठिन है, इस टाइप का एक सवाल बताया था शंक में, वो कठिन था, आसान है। r का अंदर गुणा करा दो तो हो जाएगा rs, r का इसमें गुणा करा दो तो हो जाएगा 2 पाई r क्यूब, 2 पाई r क्यूब। देखो जो r बचा, पहले h की ये वैल्यू रख दी गई, पाई से पाई कैंसिल, r से एक घात कैंसिल, ये 2 लिखा है, इस r का इसमें गुणा rs, इस r का इसमें गुणा r क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करते हैं r के सापेक्ष। अब पूरा r में बदल गया। अब अगर आपके दिमाग में आया हो कि s भी तो आ गया, तो s क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ सवाल में दिया है। और हमने कहा था जो उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में दिया है उसको एज ए कांस्टेंट समझना है, क्योंकि जो दिया है ना उसको आप बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, जितना दिया उतना रहेगा, इसलिए उसको एज ए कांस्टेंट समझते हैं। देखिए तो r के सापेक्ष अवकलन देखिएगा, dv अपान dr 1/2, इस r का अवकलन 1 हो जाएगा तो s आएगा। अब देखो इस r क्यूब का अवकलन, देखो 2 पाई का होगा नहीं,
आर क्यूब का आएगा 3r²। 2 पाई का अवकलन नहीं होगा, ये 2 पाई, और आर क्यूब का आएगा 3r²। 3r², 3 आएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये आएगा। इसका आएगा 3r², तो 3 जब आएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब लिखोगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dV/dr बराबर 0। देखिए इसको 0 कर देंगे, 1/2 s माइनस 6 पाई r² इक्वल टू 0। अब देखो ये हो जाएगा s माइनस 6 पाई r² इक्वल टू 0। s बराबर कितना हो जाएगा 6 पाई r²। हो सकता है इसका कोई काम पड़ जाए तो समीकरण मान लो, इसका अगर कोई काम पड़ जाए तो इसको समीकरण मान लो। अब देखिए वैल्यू किसकी निकालो, किसके सापेक्ष अवकलन हुआ है, r के सापेक्ष, तो r का मान निकालिए यहाँ से। तो यहाँ से देखिए r² बराबर आएगा s/6 पाई, या r बराबर आएगा √s/6 पाई। अब क्या होगा, इसका दोबारा अवकलन होगा d2v/dr2। देखो 1/2, दोबारा अवकलन भी r के सापेक्ष करेंगे तो s का कितना हो जाएगा 0, -6 पाई। r के सापेक्ष करेंगे तो s का 0 हो जाएगा, -6 पाई। r² का आएगा 2r, देखो यहाँ पर आएगा 2r, 2 आएगा, 2 आएगा तो 6 की जगह 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा d2v/dr2। देखो 2 से इस 12 को काट देंगे तो आएगा -6 पाई r। किस पर चेक करोगे, r बराबर √s/6 पाई। देखिए तो कितना आएगा d2v/dr2, d2v/dr2। देखिए r की जगह वैल्यू रख दोगे तो -6 पाई, और r की जगह हो जाएगा s/6 पाई, √s/6 पाई, तब भी माइनस का ही रहेगा। चाहो तो इस 6 पाई से ये 6 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये √6 पाई से √6 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा -√6 पाई s। ये आएगा माइनस में ही, निगेटिव आया, लिखेंगे अतः आयतन महत्तम है, अतः आयतन महत्तम है। अब देखिए अभी क्या है, ऊंचाई जो है वो व्यास के बराबर होनी चाहिए, ऊंचाई व्यास के बराबर। तो कैसे, देखिए समीकरण एक क्या है, s बराबर 2 पाई RH प्लस 2 पाई r², ये समीकरण 1 है ये। और समीकरण 2 s बराबर 6 पाई r², ये समीकरण 2 है। देखिए ये समीकरण 1 है और ये 2 है, दोनों में s का मान है। देखिए तो ये जो s का मान 6 पाई r² यहाँ रख दो, इस s की जगह रख दो। ये जो s का मान 6 पाई r² है यहाँ पर रख दो, तो हो जाएगा 6 पाई r² बराबर 2 पाई RH प्लस 2 पाई r²। ये 2 पाई r² इधर ले आओ, इसमें माइनस हो जाएगा, 2 पाई r² इसमें माइनस हो जाएगा, तो आएगा 4 पाई r² बराबर 2 पाई RH। देखो पाई से पाई कैंसिल, इस r से ये एक घात कैंसिल, इसको काट देंगे 2 दूनी 4, तो ये बचेगा 2r बराबर h। तो ये भी सिद्ध हो गया, मतलब जो ऊंचाई है वो 2r व्यास के बराबर है, जो ऊंचाई है वो व्यास के बराबर है। 2r क्या हुआ, व्यास ही तो हुआ। तो ये सवाल ख़त्म हुआ। अभी एक आध एग्जाम्पल बचे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे नहीं बताएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको लग रहा हो कि हम आपके लिए एक एक स्टेप समझाने का 100% प्रयास कर रहे हैं, वाकई में मेहनत कर रहे हैं, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो चलो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करिए। सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।